गरीबों के नाथ काप्तानाथ की धरा से मैं सौरभ द्विवेदी आपका वंदन अभिनंदन करता हूं। आज के खास कार्यक्रम में हमारे साथ कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी जुड़े हुए हैं। आज जानेंगे इनसे कि कैसे किस प्रकार से वोटर चेतना अभियान का ये लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और उसका मूल उद्देश्य क्या है। स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। जी धन्यवाद। आ, पार्टी का वोटर चेतना अभियान, देखिए लोकतंत्र में सबसे पहली आवश्यकता है कि जो लोग मतदाता सूची में पंजीकृत होते हैं वही लोग मतदान करते हैं। उसी मतदान का जिसको अधिक मिलते हैं लोगों के पक्ष में होते हैं वो जीतता है, और जिसको कम मिलते हैं वो हारता है। तो राजनीति में या लोकतंत्र में पहला और आखिरी हथियार मतदाता सूची है। जिनके नाम छूटे हैं या कोई गलत बने हैं तो उनको हटाना भी है, स्थान छोड़कर चले गए हैं या अब नहीं है धरती पर, तो उनके से कम हो जाए ताकि शुद्ध मतदाता सूची से मतदान हो। ये हमारा प्रयास है। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के तौर पर हम भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। तो एक अगर देखा जाए तो हर एक मतदाता वर्ग में एक मुस्लिम वर्ग भी है, तो आपको क्या लगता है कि उस मुस्लिम वर्ग तक भाजपा कैसे पहुंच बनाएगी? क्या ये चेतना का कार्यक्रम मुस्लिम वर्ग तक पहुंचेगा? मतदाता वोटर चेतना अभियान में हम सभी मतदाताओं को आग्रह कर रहे हैं और हर घर जाएंगे। उसमें मत मजहब जाति पंथ हमारे लिए नहीं है और हम उस आधार पर काम भी नहीं करते। मोदी जी का आपने सुना होगा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो ये हमारे लिए नारा नहीं है और हम काम भी सब पूरे देशवासियों को सामने ध्यान कर काम करते हैं। इसी आधार आप पर गुजरात में जब प्रभारी थे तो आपने वहाँ का कोई माइक्रो इलेक्शन मैनेजमेंट का खास प्रोग्राम था, वो कैसे है, उसको कैसे आप लोग लागू करेंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए, चुनाव में जितने निचले स्तर पर हम मतदाताओं को संपर्क कर लेंगे, उसके लिए जहाँ दो तरह के हमें अप्रोच करने पड़ते हैं। एक, हम अपने कैडर को मोबिलाइज करते हैं। दूसरा, हम मास मोबिलाइजेशन के लिए। तो कैडर मोबिलाइज के लिए हम छोटी छोटी जहाँ अपने कार्यकर्ताओं की बैठकें करते हैं, और मास मोबिलाइजेशन में हम सभा है, जुलूस है, रैली है, पर्चा पोस्टर होर्डिंग है, इनका लगाते, इससे माहौल बनाते हैं। फिर अपने कैडर के जरिए सभी मतदाताओं को संपर्क करके और उनका जो बना हुआ माहौल है उसको हम कमल चिंतक अंगुली कैसे लोगों की बटन तक पहुँचे, इसका लिए हमारा पूरा एक तंत्र बनाते हैं। और वो तंत्र गुजरात में मैंने देखा कि निचले स्तर पर जहाँ बूथ के कार्यकर्ताओं को एक एक पन्ना का प्रमुख, पेज का, फिर उनकी कमेटी बनाकर और छोटी छोटी जिम्मेदारी में माइक्रो मैनेजमेंट के आधार पर किया गया। मैंने वहाँ समझा सीखा, कोशिश है मेरी कि यहाँ भी मैं उनका प्रयोग करूँ। तो एक राजनीतिक व्यक्तित्व होने के नाते कोई एक ऐसी घटना, कोई एक ऐसा संस्मरण जो आपको हमेशा याद आता हो, जिससे आपको कोई एक खास सीख मिली हो, जिससे आपकी पार्टी के कार्यकर्ता और जनता भी कुछ सीख सके? देखिए, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना, और उसके कारण से मैं राष्ट्रीय एक हमारे अंदर सोच, चूँकि संघ भारत माता की जय हो, भारत माँ परम वैभव के स्थान पर कैसे पहुँचे, इसके लिए काम करने का भाव आया, और उसी प्रेरणा से मैं संघ का प्रचारक बना। संघ के प्रचारक के बाद मैं भाजपा का पूर्णकालिक संगठन मंत्री बना, और मैं बहुत सामान्य परिवार से निकलकर और जो एक बड़े विचार परिवार के साथ मैं जुड़ गया, और उसके कारण से आज मुझे चाहे प्रदेश में हो, देश में, तमाम जगह मुझे काम करने का अवसर मिला। तो मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूँ कि मैं संघ का स्वयंसेवक बना और स्वयंसेवक के नाते मुझे आपके काम करने का अवसर मिला। सोशल मीडिया पर आप काफी सक्रिय रहते हैं इन दिनों और बहुत सारे आपके वीडियो बहुत तेजी से वायरल भी होते हैं। राम मंदिर की तस्वीरें आप अक्सर डालते रहते हैं, उससे क्या प्रयास है कि राम मंदिर आंदोलन से निकली हुई जो पार्टी है वो इस बार कैसे, क्या कहते हैं, जीत को दर्ज करेगी? क्या राम मंदिर पुनः एक मुद्दा बनेगा? योगी दोनों लोगों ने जो हमारे, चाहे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, चाहे उज्जैन में महाकाल लोक हो, चाहे केदारनाथ धाम हो, चाहे अयोध्या में भव्य का राम का मंदिर हो, ये सारी चीज़ें हमारी संस्कृति, चूंकि संस्कृति नहीं बचेगी तो हम नागरिक के नाते तो होंगे, लेकिन अगर हमारी दूसरी पहचान हो गई संस्कृति, तो फिर हम ये नहीं कह पाएंगे कि हैं। हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी हमारी सनातन बनी रहे, क्योंकि तमाम लोग, आज कई लोग, चाहे उदयनिधि मारन हो, कोई हिंदुत्व के विरोध में, कोई सनातन के विरोध में जो बातें कर रहे हैं, वो इस देश को ही समाप्त करना चाहते हैं। और मेरी कोशिश है, मेरी पार्टी जिस विचार की है
वो हमारी सनातन संस्कृति का भी लगातार, इसलिए मोदी जी ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जो पंच प्रण कराए हैं, उनमें पंच प्रण में है कि मैं विकसित भारत के लिए अपने को पूरी तरह से तत्पर होकर काम करूंगा। दूसरा, मैं भारत की महान विरासत पर गर्व करूंगा। मैं गुलामी के सभी अंशों से मुक्ति प्राप्त करूंगा। मैं देश की एकता अखंडता के लिए काम करूंगा और मैं एक नागरिक के नाते अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। ये पंच प्रणों में है कि अपनी संस्कृति पर भी मैं गौरव अनुभूत करूंगा। इसलिए सांस्कृतिक उत्थान होना बहुत जरूरी है। संस्कृति के कारण से ही राष्ट्र बनता है। देश एक भौगोलिक इकाई है, राज्य राजनीतिक इकाई है और राष्ट्र हमारी सांस्कृतिक इकाई है। कोई राष्ट्र तभी बनता है जब उसमें एक संस्कृति के मानने वाले लोग होते हैं। नहीं, बहुत से लोग देश में तो रहते हैं लेकिन अगर वो राष्ट्रीय नहीं है तो वो नागरिक भर तो हैं लेकिन वो राष्ट्रीय समाज के अंग नहीं होते हैं। ऐसे तमाम लोग भारत में रहते होंगे कि जो पाकिस्तान का मैच होने, भारत पाक का मैच होने पर पाकिस्तान की विजय पर जश्न मनाते हैं, वो भारत में रहते हुए भी अंदर से राष्ट्रीय नहीं है। पूरा समाज हमारा राष्ट्रीय हो, इसलिए राष्ट्रीयता का भाव भी हो। बिल्कुल, एक अंतिम सवाल आपसे करूंगा। आप अपनी चर्चा परिचर्चा में एक बात कहते हैं कि पहला चुनाव बिल्कुल आसान होता है, दूसरा चुनाव थोड़ा कठिन हो जाता है और तीसरा चुनाव उससे भी आसान हो जाता है। तो क्या इशारा है, मोदी जी बड़ी आसानी से प्रधानमंत्री बनेंगे आपके अनुसार? जी देखिए, मैं जो मेरा मानना है, मैं राजनीति का अनुभव है कि पहला चुनाव तो सामान्यतः होता है कि आदमी हम उनके बारे में जानता नहीं कि कैसा काम करेंगे, तो विरोधी भी उतना नहीं जानता है। पहला चुनाव उतना कठिन नहीं होता, लेकिन दूसरे में उनकी अच्छाई बुराई भी होती हैं, विरोधी भी सतर्क होता है और वो पूरा जोर लगाकर रोकने की कोशिश करता है। दूसरी बार के बाद फिर धीरे धीरे वो हताश होना शुरू करते हैं। तो तीसरा हमारा दूसरी बार से फिर आसान चुनाव हो जाता है और मोदी जी ने इतने काम किए हैं और लगभग विपक्ष हताश भी है कि अकेले किसी के देख लिए हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो सब बेमेल कैसे कैसे गठबंधन पिछली बार भी प्रयास किए थे, पिछली बार भी सफल नहीं हुए। उत्तर प्रदेश को ही अगर कहें आप, तो उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि प्रत्यक्ष तौर पर बुआ भतीजे का गठबंधन था, लेकिन बड़ी सीटों पर अमेठी रायबरेली में सपा बसपा और लोकदल कांग्रेस के खिलाफ नहीं थी। अखिलेश यानी मुलायम सिंह परिवार के खिलाफ, चाहे कन्नौज हो, चाहे फिरोजाबाद हो, मैनपुरी हो या बदायूं हो, आजमगढ़ हो, इन सभी सीटों पर कांग्रेस बसपा और लोकदल सपा के खिलाफ नहीं थी। पश्चिम में अगर जाएंगे तो मुजफ्फरनगर में अजीत सिंह और बागपत में जयंत चौधरी लड़ रहे थे, इनके खिलाफ सपा बसपा कांग्रेस नहीं थी। यानी बड़ी सीटों पर सब आपस में चार दल मिलकर लड़ रहे थे। उसके बाद भी परिणाम क्या था कि अखिलेश यादव न तो कन्नौज में अपनी लुगाई को जिता पाए, न फिरोजाबाद और बदायूं में अपने भाई को। यानी बुआ के साथ सहयोग के बाद भी और लोकदल कांग्रेस के साथ भी भाई और लुगाई को नहीं जिता पाए। राहुल गांधी अमेठी नहीं जीत पाए, जयंत चौधरी और अजीत सिंह जी बागपत और मुजफ्फरनगर नहीं जीत पाए। ये जनता ने परिणाम दिया था, फिर कर रहे हैं। तो बुआ भतीजे भी अलग हैं। क्या होगा, आपकी 80 की 80 सीटें और 500 साल से अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए आम जनमानस कितनी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा था। अगली मकर संक्रांति के बाद अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बन जाएगा, रामलला भव्य मंदिर में विराजेंगे और इससे देश में जो माहौल बनेगा, तो पिछली बार भाजपा को 303 सीटें मिलेंगी। मेरा विश्वास है कि 101 सीटें दक्षिणा के रूप में देशवासी देकर अब की बार 400 पार यानी 404 से कम सीटें नहीं आएंगी भाजपा की। ये मेरा विश्वास है। तो ये इनका विश्वास है और बड़ा हमला किया है समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर, कि बुआ से गठबंधन करने के बाद भी भाई और लुगाई को चुनाव नहीं जिता पाए थे और बेमेल गठबंधन बना करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने की कोशिश तो विपक्ष कर रहा है। लेकिन एक बड़ी बात कह दी है कि बेमेल गठबंधन है और इनका कोई स्वर मिलेगा नहीं, सुर से सुर मिल नहीं सकता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितने बड़े आत्मविश्वास के साथ चुनाव के इस कुरुक्षेत्र पर उतरी है और धर्म को अपना क्या कहते हैं रथ बना करके और धर्म की विजय के लिए जो प्रयास कर रहे हैं। तो देखते हैं कि 2024 के इस चुनाव में अब क्या होने जा रहा है।